तो लगातार जो है बेहद ही महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव तो देव जी हो ही गए हैं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, और बीजेपी की सक्रियता ने जो है इसको और दिलचस्प बना दिया है। और 1 घंटा पूरा हो गया है काउंटिंग को। 3 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से सुबह 9 का वक्त हो चला है। 1 घंटा पूरा। नागालैंड में एनडीपीपी 5 सीटों पर आगे है। त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार 23 सीटों पर और बीजेपी 18 सीटों पर आगे है। ऐसे ही मेघालय में कांग्रेस 3, बीजेपी 1 और एनपीपी 3 सीटों पर आगे है। मतलब ये कि मेघालय और त्रिपुरा में कांटे की टक्कर सत्तारूढ़ दल के बीच में और विपक्षी दल के बीच में। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती जारी। नागालैंड में एनडीपीपी, या देखिए ये वो दल है जो कि रूलिंग नागालैंड पीपल्स फ्रंट के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। वो 5 सीटों पर आगे चल रहा है नागालैंड में। और त्रिपुरा की बात करें तो वहां पे कांटे की टक्कर बीजेपी और सीपीएम के बीच में 23 और 18। और अभी तो अब शुरुआत है और अभी चीजें कितनी तेजी से बदल भी रही हैं, हम देख भी रहे हैं उस हिसाब से। बिल्कुल। और इसी तरह से मेघालय में बहुत कांटे की टक्कर। रूलिंग कांग्रेस के पास 3 सीटों पर बढ़त है और बीजेपी 1 सीट पर आगे है और अपोजिशन एनपीपी 3 सीटों पर आगे है। यानी कांटे की टक्कर। बिल्कुल। और हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, आपसे एक सवाल है। हम त्रिपुरा का जब जिक्र कर रहे हैं, 20 सीटें जो हैं SC/ST सीट्स जो माना जाता है कि बहुत बड़ी गेम चेंजर हैं, और उसमें 7 सीटें ऐसी थी जिसका जीत का जो फासला था वो सिर्फ 2000 था, और ये चीज बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझी और उस हिसाब से अब आदिवासी जो वोट है उसको गोल बंद करने के लिए स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाई और चलो पाल्टाई का नारा जो है हालांकि पूरे प्रदेश में भी उन्होंने दिया। देखिए जीनत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपुरा में मैंने पहले भी कहा था कि इस बार जो जिस ढंग से चुनाव वहां पर हुए हैं तो अंतिम परिणाम के लिए हम लोगों को इंतजार करना होगा। बिल्कुल। आपने जो जिन 20 सीटों की बात की है वो सही में जो एसटी सीटें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत नैरो मार्जिन से वहां पर फैसला होता रहा है। ये सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, मेघालय और नागालैंड में भी चूंकि वोटर बहुत कम है तो बहुत नैरो मार्जिन से होता रहा है। लेकिन त्रिपुरा में ये जो आदिवासी बहुल इलाके हैं और इंडिजेनियस पीपुल्स पार्टी ऑफ त्रिपुरा के साथ जो बीजेपी का एक अलायंस हुआ है, इससे बीजेपी को वहां पर लोकल कैडर मिले। और बीजेपी ने ये तुरंत ये सब नहीं किया है, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने वहां पर तैयारी शुरू कर दी थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग एकल विद्यालय हैं, वनवासी कल्याण केंद्र है, इन लोगों ने बहुत ही अंदर जाकर और बहुत ईमानदारी से वहां पर काम किया है। इन्होंने अपना संगठन, अपना बेस बनाया है। इसलिए उन इलाकों में भी भाजपा को जो कार्यकर्ता मिल रहे हैं वो उसके पीछे काफी दिनों से जो कई दशकों से वहां पर काम कर रहे थे आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं वहां पर, और इंडिजेनियस पीपुल्स पार्टी के साथ जो बीजेपी का अलायंस हुआ तो उन सारे सीटों में इनका थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा। लेकिन उन सीटों पर भी ऐसा नहीं है कि सीपीएम बिल्कुल ब्लैंक है या खाली है, और कई लोग वहां से मंत्री रहे हैं आदिवासियों के। और जो जानकारी मिली है कि आज सुबह ही वहां के एक मंत्री थे जिनका निधन हो गया है स्वास्थ्य कारणों से, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया है कि जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के जो समर्थक थे, जो लोग थे, वो इन दलों के नेताओं को देखकर वो भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। रवि जी, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूं। एक चीज, एक बहुत बड़ा किरदार है हेमंत बिस्वा का, जिन्होंने काफी हद तक एक त्रिपुरा का चुनाव प्रभारी जब उन्हें बनाया जाता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि कैंपेनिंग बहुत पहले से चल रही थी। हमने देखा 1000 वोटर नहीं थे, 2 लाख हो जाते हैं, और घर घर जाके प्रचार प्रसार करना। और जब मोहन भागवत जी रैली करते हैं 35,000 जो है लोग पहुंचते हैं। और विधानसभाओं का जिक्र करें देव जी, हम पढ़ भी रहे थे तो विधानसभाओं में, कुछ विधानसभाओं में तो इतने वो भी नहीं है, वोटर्स भी नहीं है। उस हिसाब से रवि जी इस किरदार के बारे में हमें प्लीज समझाइएगा। जी, ये हेमंतो बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी खूबी जो है वो एक बड़ी चुनौती को स्वीकार करने में उन्हें हिचक नहीं होती है।
त्रिपुरा, जहां पर 25 साल से लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, भाजपा उन्हें दायित्व देती है कि आप त्रिपुरा में जाओ, और उन्होंने डेयर किया। हालांकि लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बैठक में उन्होंने ये साहस भरा बयान किया कि चुनाव परिणाम आने के बाद मानिक सरकार को बांग्लादेश जाना होगा। इसका रिएक्शन भी है, एक्शन भी है, इसके फायदे भी उनको मिले हैं और इसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने जाकर नीचे के लोगों को, उनकी एक पहचान है, असम में मैंने उनको देखा है काम करते हुए, वो ऊपर जाकर काम नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन सा लोग हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे भरोसे का कौन सा हो सकता है, उस लेवल पर वो धीरे से नीचे से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है रवि जी, और यही तृणमूल का कोई आदमी यही स्ट्रेंथ है। आपने इससे पहले भी रवि जी कहा कि संघ ने और बीजेपी ने कैसे काम किया है, संघ के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे काम किया है, तोड़ के ले आओ। जी जी, अब ये उनमें ये गुर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ जी की टिप्पणी लेते हैं। अमिताभ जी, वैसे तो पूरे भारत में ये संघ का ग्राउंड वर्क रहा इस तरह का, और उसी की वजह से उनको 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके पहले के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में और बाद के विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिली है। लेकिन लेफ्ट की बात आप कर रहे थे शुरू में, वो बहुत दिलचस्प फैक्टर है। लेफ्ट लगातार सिकुड़ता गया, जबकि वो भी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, और बीजेपी लगातार बढ़ती गई, उसने भी कैडर पे ही काम किया था। चूक कहां हो गई लेफ्ट फ्रंट से और लेफ्ट पार्टी से, अमिताभ जी? देखिए, लेफ्ट पार्टीज भारत के जनमानस के साथ अपने को जोड़ नहीं पाई, इसलिए उनका जो भौगोलिक आधार क्षेत्र रहा वो बहुत कम रहा। और जब वो भारत की राजनीतिक रूप से ज्यादा समृद्ध हिंदी पट्टी में थी, एक दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में थी सीपीआई, अच्छी उपस्थिति में थी, वहां से रिजेक्ट हो गई। आप भारत के बदलते हुए मिजाज के साथ कदम ताल नहीं बढ़ा पाए। आप मास्को में बारिश हो तो यहां छाता खोलो, इस परिपाटी से बाहर नहीं आ पाए। एक और भारत के जो तात्कालिक मुद्दे हैं वर्तमान समय के, उनके साथ आपका संघर्ष नहीं दिखा, आपकी सहभागिता नहीं दिखी। और तीसरा, मुझे लगता है आज जो स्थिति है उसमें एक बड़ा योगदान प्रकाश कारत बनाम सीताराम येचुरी का संघर्ष भी है, जिसके चलते सीपीएम को लगातार कीमत चुकानी पड़ रही है। और एक बात मैं यहां और भी कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार भूमि तैयार करती है, बरसों बरस संघर्ष करती है। जब जमीन उपजाऊ हो जाती है, उर्वर हो जाती है, तो भाजपा वहां आती है और बीज बोती है, फसल काटती है। ये एडवांटेज भाजपा को है कि उसके पास एक इतना बड़ा संगठन है। केरल में भी उसने वही किया। जो संघर्ष है वो संघ का है, लेकिन संघ की चूंकि राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं भाजपा है, इसलिए भाजपा को उसका लाभ मिलता है। कांग्रेस के पास एक सेवा दल था, वो भी मृतप्राय अवस्था में चला गया जी। तो कांग्रेस और बीजेपी के इलेक्शन प्रिपरेशंस और इलेक्शन स्ट्रेटेजीज की जहां तक हम बात करें, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी की चुनावी तैयारियां और प्रबंधन बहुत बेहतर होता है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस को मुझे लग रहा है इलेक्शन मैनेजमेंट पर भी काम करना होगा। और ये अमिताभ जी, ये प्रश्न आपके साथ है वहां पे गुप्ता जी, ये बात बिल्कुल जाहिर है जो अमिताभ जी ने कही है, और इस तरह के परिणाम जो आ रहे हैं उसके बाद भी मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उस तरह का ग्राउंड वर्क नहीं किया है जिस तरह से उसे करना चाहिए, फाइट देने के लिए, टक्कर देने के लिए, और वापस जो है लोगों का विश्वास जीत कर सत्ता में आने के लिए। गुप्ता जी देखिए, अमिताभ जी की बातों को मैं कभी गौर से सुन रहा था, और जिस प्रकार से अभी रुझान भी आ रहे हैं, मेघालय में कांग्रेस अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, त्रिपुरा में बीजेपी आगे नहीं है, नागालैंड में कांटे की टक्कर है। मेरा सिर्फ यहाँ पे ये कहना है, मैंने पहले भी मेरी बात रखी कि 2014 के बाद कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखी, और इसीलिए आप गुजरात में बात करें, एक बड़ा ही एक बढ़िया इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपेन देखा गया। कांग्रेस धीरे धीरे केडर बेस्ड पार्टी बन रही, और आने वाले दिनों में टीम राहुल गांधी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि मसल पावर जिस प्रकार से बीजेपी यूज कर रहा है, कहीं पे भी हो, चुनावों की बात हो, वो हर चीज में एक अलग तरीके से एक आयाम देते हैं।
कांग्रेस उसका जवाब तैयार कर रही है और बूथ लेवल पे वर्क कर रही है। उसका एक पहला नतीजा आपको गुजरात में दिखाई दिया और आने वाले दिनों में मैं अमिताभ जी को आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस एक केडर बेस्ड पार्टी, एक वेल मैनेज इलेक्शन मैनेजमेंट ड्रिवन पार्टी बन के आने वाले दिनों में आगे आने वाली। और अभी आप रुझान देखें, अमिताभ जी को मैं एक छोटी सी चीज यहां पे बताना चाहूंगा। एक तरफ अभी आप रुझान देखें, कहीं पे भी बीजेपी आगे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे हम जो रुझानों पे तो खैर रुझानों की तो रुझान नतीजे नहीं होते, और गुजरात के रुझानों ने तो सबसे ज्यादा हार्ट बीट बढ़ाई थी, कम थोड़ा गड़बड़ है। एक मिनट जीनत, रोहन जी आपका नपना थोड़ा गड़बड़ है, थर्मामीटर। मसला ये नहीं है कि त्रिपुरा में बीजेपी आगे क्यों नहीं है। अरे कांग्रेस को ये देखना चाहिए त्रिपुरा में बीजेपी 21 सीटों पर आगे क्यों है, बिल्कुल जहां बीजेपी का खाता नहीं खुलता था। अमिताभ जी आप मेघालय भी देखिए, आप मेघालय में जहां ये बताया जा रहा था कि बीजेपी कांटे की टक्कर देगी, बीजेपी कहीं नहीं है। कभी नहीं आप कांग्रेस का एनालिसिस कीजिए पर साथ में दूसरी पार्टियों का भी कीजिए। मेघालय में क्या परिस्थिति आप देखिए, क्लियर मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। रोहन गुप्ता जी, क्या ये 3 राज्य भाजपा के कभी कोर बैटल ग्राउंड रहे हैं? नहीं। मैंने आपको क्या भाजपा की कभी बात जब शुरू की मैंने प्रेजेंस रही है? नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई, आपकी सरकारें रही है प्रकार से। देखिए अमिताभ जी, मैंने मेरी बात पहले भी आपको बताई कि जिस प्रकार से भाजपा एक तोड़जोड़ की राजनीति से एक शुरुआत वहां पे पूर्वोत्तर में भाजपा नहीं रही, पर एक नए प्रकार की राजनीति दिखाने के लिए हमेशा डिवाइड एंड रूल किया है। वहां के लिए राजनीति नहीं है, पर जिस प्रकार से पूरे देश की आंखें खुल रही है, आप राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, आने वाले दिनों में भाजपा का यहां पे भी यही हर्ष होगा। जो सरकार 4 साल के बाद भी विपक्ष से जवाब मांग रही है, आपको एक क्लियर मैंडेट मिला है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और सामने कांग्रेस 10 साल के बाद में अपनी गलतियां नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जीते हैं, हम पंजाब भी जीते, और आने वाले दिनों में आप अमिताभ जी देखेंगे कि टीम कांग्रेस, जनता की जो अपेक्षा है कांग्रेस के प्रति। वैसे रोहन जी आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि अमिताभ जी को अगर आप गौर से सुनेंगे तो वो अपनी डिबेट्स में मशवरा जरूर पार्टियों को दे देते हैं कि अगर आप ये होमवर्क करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, और उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। 400 में से 9 जवाहरलाल नेहरू का प्रदेश, इंदिरा गांधी का प्रदेश, राहुल गांधी वहां से सांसद, सोनिया जी सांसद, वहां 9 सीटें आई आपकी 403 में से। और आप कह रहे हो कि हम बड़ा भारी फेरबदल कर रहे हैं और कांग्रेस का इमरजेंस हो रहा है देश भर में। ये तो सोचो। देखिए हर पार्टी को कोई बड़ी हार से उभरने में समय लगता है, और गुजरात में आप देखेंगे या कोई भी राज्य में उसके बाद देखेंगे उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। दूसरी बात, जो भाजपा, देखिए मैं अपडेट कर दूं गुप्ता साहब, ठीक है आप इंप्रूवमेंट के दावे कर रहे हैं, आप इंप्रूवमेंट के दावे कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जरा देखिए आप ईटीवी की स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हैं, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों को भी अपडेट कर दूं। बहुत अच्छी फाइट चल रही है, एकदम क्लोज, नेक टू नेक त्रिपुरा में बीजेपी और सीपीआईएम की रुझानों में बढ़त बराबर हो गई है। देखिए लगभग बराबर, 23 सीटों पर सीपीआईएम आगे। प्रॉब्लम्स है और वहाँ अभी बहुत सारे जो सेंटर्स है वहाँ काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन बाकी 2 राज्यों से हमारे पास सबसे फास्ट नतीजे आ रहे हैं। देखिए अभी तो ट्रेंड से आ रहे हैं, अभी किसी नतीजे पर पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी टीम की बात करता हूं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे पास फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्यूरेट नतीजे आ रहे हैं, एक्यूरेट ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो किसी और के पास नहीं है, और इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। और पिछले 2 महीने से हमारी पूरी टीम इसमें जुटी हुई है। हमारी IT टीम है, हमारी ग्राफिक्स टीम, एडिटोरियल टीम, रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स, और आज सभी लोग देखेंगे कि एज़ यूजुअल जैसे कि हर इलेक्शन में हम नंबर 1 रहते हैं डेटा में, और आज भी हम नंबर 1 रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ धन्यवाद सर। और आपको बता दूं कि रट की जो टीम है वो हमेशा से चुनाव में अपने सटीक और फास्टेस्ट नतीजों के लिए मानी जाती है, और ईटीवी पर लगातार आप देख सकते हैं मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के जो नतीजे आ रहे हैं, उनके रुझान लगातार आ रहे हैं, और वो यहाँ से ये कंट्रोल रूम से अपडेट करके हम आपको आपके टीवी स्क्रीन तक पहुँचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे एंकर्स देव और जीनत इस वक्त मौजूद हैं, जो आपको ये सारी अपडेट। बिल्कुल जैस्मीन, आपके पास जो है हम आएंगे और तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे, और यही खासियत है। और
सबसे सटीक नतीजे, पूरी टीम काम करती है। और वो नतीजे जिनकी बात अभी बिल्कुल हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना जी कर रहे थे और अभी जैस्मीन कर रही थी, वो नतीजे स्क्रीन पर हैं। स्क्रीन पर और ये बहुत ही एक्यूरेट नतीजे जो अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो आप देखिए किस तरह की कांटे की टक्कर चल रही है नागालैंड में। एनपीएफ और एनडीपीपी 17 और 12 सीटों पर आगे, इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है वहां पर। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगर त्रिपुरा की बात करें तो 23 सीटों पर वहां पर वाम गठबंधन आ गया और 22 सीटों पर बीजेपी। बिल्कुल, पहले हमने 18 का जिक्र किया था और अब लग रहा है कि ये 22 जो है वो 24-26 भी हो सकता है और बढ़ सकता है। अब ये फिगर 24 और 22 का हो गया है। बिल्कुल। तो ये बहुत, इसको कहते हैं फोटो फिनिश की ओर बढ़ रहा है ये। और रविशंकर रवि जी से उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। रविशंकर रवि जी, वैसे आपने अभी कहा भी कि वोटर्स कम हैं और इसलिए जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन यहां पर तो जो टोटल डिफरेंस है पार्टीज के बीच में और अलायंसेस के बीच में वो भी बहुत कम है रुझानों में। रवि जी, देखिए, नागालैंड में जो कुछ हुआ और जिस ढंग से चुनाव हुआ और रियो ने एनपीएफ के साथ नाता तोड़कर और अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया, और वो इसलिए किया कि वो एनपीएफ में रहते हुए उनको फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रहे थे, तो बहुत हड़बड़ी में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्टी बना ली। और एनपीएफ जो है वो निश्चित रूप से वहां पर आज के दिन में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है जी। अगर विधायकों का समर्थन मिलता तो रियो मुख्यमंत्री बन गए रहते चुनाव के पहले। उनको सभी विधायकों का समर्थन नहीं मिला, इसका मतलब कि एनपीएफ अभी भी वहां पर एक ताकत है और वो रियो की पार्टी को टक्कर दे रही है। भले ही रियो की पार्टी का भाजपा के साथ अलायंस है और कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल फायदा उनको मिल रहा है, लेकिन इसलिए नागालैंड में भी कांटे की टक्कर है। और जैसा कि मैंने कहा कि त्रिपुरा में जिस ढंग से पोलिंग हुई है, एंटी सीपीएम वोट एकजुट हो गए हैं, तो वहां भी बहुत नैरो मार्जिन होगा। और वही स्थिति मेघालय में है। मेघालय में कांग्रेस और एनपीपी के बीच की टक्कर है। जी जी। बीजेपी वहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, ये बीजेपी को भी पता है। जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था कि मेघालय में मुझे अपनी सीमा का पता है, हम कुछ सीटें लेंगे, लेकिन वहां पर मुख्य टक्कर कांग्रेस और एनपीपी की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो होगी, आप वो आंकड़ा निकाल लें कि गारो हिल्स में कांग्रेस और एनपीपी कौन आगे है। अगर वहां पर एनपीपी आगे होगी गारो हिल्स में, तो कांग्रेस को फिर दिक्कत होगी खासी हिल्स और बहुत जल्दी। रवि जी, हम ये आंकड़े भी दर्शकों के सामने रख देंगे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, गारो हिल्स का इलाका जो है वो बहुत मायने रखता है और वहां पर किसी का आगे होना भी अंतिम परिणामों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी बीच में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी नेता, इस वक्त प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और जिस तरीके की सीटें, जिस तरीके के रुझान हमें त्रिपुरा से मिल रहे हैं, वो आपको मुस्कुराने की बहुत वजह देते हैं, बहुत कारण देते हैं। तो आप मुस्कुरा के मेरी बात का उत्तर दे सकते हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल त्रिपुरा में जो था वो एग्जिट पोल्स को देख लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2-3 साल के वहाँ के ग्राउंड लेवल के प्रयास को देख लीजिए, संगठन को खड़ा करने की बात को देख लीजिए, वह सब पॉजिटिवली कम्युनिकेट हम जनता से कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुरा में जो 25 साल का कम्युनिस्ट रूल था, उसने वायलेंस को वहाँ पे जन्म दिया। वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार को कोई आगे नहीं बढ़ाया और भ्रष्टाचार वहाँ पे पूरी तरह से फैला हुआ था। और जो पूरा नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी की जो नॉर्थ ईस्ट की उत्तर पूर्व की जो स्ट्रेटेजी है, उसमें पहली बार वहाँ के प्रदेश को लग रहा है कि देश को नेशनल पार्टी कोई उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रही है। अदरवाइज उनका इंटीग्रेशन पूरा नेशनल पॉलिटिक्स में अभी तक कांग्रेस के या कम्युनिस्ट के राज्यों में कभी भी हुआ नहीं। वो आइसोलेट करके उनको रखना चाहते थे और कहीं भी उसको महत्व जितना वहाँ के कल्चर को, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरह से उसको नेशनल इंटीग्रेशन के साथ आगे बढ़ाने की जो भावना रहनी चाहिए, वो उसकी बहुत कमी थी। और उसी के कारण ये बदलाव हम देख रहे हैं सेंटिमेंटली। बाकी तो जनता का जो भी फैसला होगा
उसको हम बिल्कुल। और रुझान तो फिलहाल हम बताए रहे सर, आप रहिए हमारे साथ में। रवि जी, आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि आपने जिक्र किया था बांग्लादेश का। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं और उनकी विदेश नीतियों का जिक्र करते हैं, म्यांमार का जिक्र करें, चीन का जिक्र करें, बांग्लादेश का जिक्र करें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नॉर्थ ईस्ट के चुनावों के हिसाब से। और यहां पर लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि म्यांमार में क्या हुआ अल्पसंख्यकों के साथ, चीन ने तिब्बत के साथ क्या किया, और बांग्लादेश में भी आदिवासियों के साथ क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी रुझान बीजेपी की तरफ, लोग जो हैं बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। शायद रवि जी तक आवाज नहीं जा रही है। अमिताभ जी से बात करते हैं। अमिताभ जी, एक और पहलू है जिसको मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये कि नागालैंड में बायकॉट था, बायकॉट का काल था वहां पे, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वहां के और सिविल सोसाइटीज हैं, उसके बाद भी 75% वोटिंग हुई। त्रिपुरा में भी 89% के आसपास वोटिंग हुई है, और मेघालय में भी पिछली बार की तुलना में कम हुई है, लेकिन वोटिंग हुई है। तो ये भारत की राष्ट्रीयता, मतलब अखंड भारत का जो विषय अक्सर उठाया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में, उससे जोड़कर कैसे देखा जाए, समझा जाए? अमिताभ जी, मुझे लगता है जब भी मत प्रतिशत बढ़ता है जी, तो बाय डिफॉल्ट उसका पॉलिटिकल फायदा चाहे जिस पार्टी को हो, लेकिन मोटे तौर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल। ये चुनावी बहिष्कार की जितनी भी कोशिशें होती हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली होती हैं। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा मानता हूं कि अधिकतम मतदान होना चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो जी। जनता अगर 5 साल में एक बार अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर लोकतंत्र में उसकी सहभागिता कैसे मानी जाए? ये एक भारत भर में बदलाव हुआ है। आप देखिए, हर राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसमें चुनाव आयोग का भी योगदान है, इसमें संचार माध्यमों का भी योगदान है, इसमें राजनीतिक दलों के प्रचार का भी योगदान है, लेकिन इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। भारत में एक दौर था जब 30%, 35%, 40% मतदान होता था, बाकी जनता निकलती नहीं थी। आज कम से कम 60% एक बेंचमार्क हो गया पूरे हिंदुस्तान भर में। देखिए, मोटे तौर पर 60% से कम शायद ही कहीं मतदान हो। बिल्कुल, और 60 से लेकर और 80 तक जाता है। चलिए, बड़ी सकारात्मक बात है ये जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे मायने हैं इसके। नॉर्थ ईस्ट में तो 90% भी क्रॉस हुआ है, इस तरह के भी हिस्ट्रीज हैं। इस बार भले ही थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लगातार रुझानों के आने का सिलसिला जारी है और ईटीवी की अपडेट एक्यूरेटली आप तक पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद